हेलो क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विस, हिप एंड पेल्विस। तो उसी का रेंज ऑफ मोशन, इसी को हम लोग एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इसको पढ़ेंगे। रेंज ऑफ मोशन, तो सबसे पहले एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव मूवमेंट की रेंज क्या है, क्या लिमिट है, रेंज कितनी है इसकी। तो सबसे पहले है अबडक्शन। Abduction, this is tested by asking the patient to stand and spread his legs wide apart. इसकी जांच मरीज को खड़े होकर अपने पैरों को चौड़ा करके फैलाने के लिए कहकर की जाती है। तो इसकी जांच कैसे होती है? इसकी जांच होती है मरीज को खड़े करके पैरों को चौड़ा फैलाकर, मतलब मरीज से कहना होता है कि अपने पैर खड़े हो जाइए, अपने पैरों को फैलाइए, तब इसकी जांच होती है। द नॉर्मल रेंज पॉसिबल इन अराउंड 45 डिग्री, लगभग 45 डिग्री तक पैरों को फैलाते हैं। एडक्शन, दिस इज टेस्टेड बाई आस्किंग द पेशेंट टू क्रॉस लेग एंड शुड बी अबाउट 20 डिग्री। एडक्शन, इसकी जांच मरीज के पैरों को क्रॉस करके एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए कहकर की जाती है। यानी पेशेंट से कहते हैं कि आप अपने पैरों को एक दूसरे से क्रॉस कीजिए और लगभग 20 डिग्री मतलब होनी चाहिए, रेंज दूरी 20 डिग्री होनी चाहिए। फ्लेक्शन, दिस इज टेस्टेड बाई आस्किंग द पेशेंट ऑफ फ्लेक्स हिज हिप्स टूवर्ड द चेस्ट एंड दिस शुड बी अराउंड 135 डिग्री। इसकी जांच मरीज को अपने कूल्हे को छाती की ओर मोड़ने के लिए कहकर की जाती है और यह लगभग 135 डिग्री होना चाहिए। तो इसकी जांच मरीज को अपने कूल्हे और चेस्ट को मोड़कर, अपने कूल्हे और चेस्ट मोड़ते हैं पेशेंट, तब इसकी जांच होती है। 135 डिग्री तक लगभग होना चाहिए। फ्लेक्शन एंड एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन, दिस इज टेस्टेड बाई आस्किंग द पेशेंट टू सिट ऑन अ चेयर एंड क्रॉस वन थाई ओवर द अदर। इसकी जांच मरीज को कुर्सी पर बैठने और एक जांघ को दूसरी जांघ के ऊपर रखने के लिए कहकर की जाती है। मतलब मरीज चेयर पे बैठा हुआ है और फिर उससे कहते हैं कि एक पैर को दूसरे पैर से क्रॉस कीजिए, तब फ्लेक्शन और एडक्शन की जांच होती है। फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, तो दिस इज टेस्टेड बाई आस्किंग द पेशेंट टू प्लेस द लेटरल साइड ऑफ हिज फुट ऑन हिज अपोजिट नी। तो फ्लेक्शन, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, इसकी जांच मरीज को अपने पैर के बाहरी हिस्से को विपरीत घुटने पर रखने के लिए कहकर की जाती है। इसकी जांच मरीज को अपने पैर के बाहरी हिस्से को विपरीत, पैर के बाहरी हिस्से को विपरीत घुटने पर, दूसरे घुटने पर रखने के लिए कहकर की जाती है। एक्सटेंशन, extension, this is tested by asking the patient to get up from the sitting position with his back straight and his arm across his chest। एक्सटेंशन, इसकी जांच मरीज को
बैठने की स्थिति से उठने के लिए कहकर, यानी जब व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको सीधा खड़ा किया जाता है तब होती है, जिसमें पीठ सीधी हो और हाथ छाती पर हो। पीठ सीधी रहती है, स्पाइन सीधी हो और हाथ जो है वो चेस्ट पर होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, these are tested by the patient laying supine and prone. इनकी जांच मरीज को पीठ के बल और पेट के बल लिटाकर की जाती है। पीठ और पेट के बल लिटा के की जाती है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ये तो थी एक्टिव, अब ये पैसिव रेंज ऑफ मोशन। फ्लेक्शन थॉमस टेस्ट, दिस इज अ स्पेसिफिक टेस्ट डिजाइन टू assess flexion contracture of the hip joint in addition of the range of flexion in the hip joint. फ्लेक्शन यह एक खास टेस्ट है जिसे हिप जॉइंट में फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्टर और फ्लेक्शन की रेंज का पता लगाने के लिए बनाया गया है। फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्टर और फ्लेक्शन की रेंज का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेस्ट द फ्लेक्शन एज फ्लेक्सिंग द हिप ऑन द पेशेंट चेस्ट टू सी इफ इट इज पॉसिबल टू टच द थाई टू द चेस्ट। फ्लेक्शन की जांच करने के लिए मरीज की जांघ को छाती की ओर मोड़ते हैं और देखें कि क्या जांघ को छाती से छूना संभव है। तो थाई को चेस्ट की तरफ लाते हैं और देखते हैं कि ये मतलब आसानी से छू पा रहा है या नहीं, संभव है या नहीं। When the knee is at the chest wall, have the patient hold this limb with this hand and allow the another limb to fall straight onto the examined table. जब घुटना छाती के पास हो तो मरीज से उस पैर को हाथ से पकड़ने के लिए कहें और दूसरे पैर को सीधा करके जांच वाली टेबल पर गिरने दें। यानी एक हाथ जो है वो पकड़ ले और दूसरे से पैर को सीधा करके जांच मतलब जो सामने टेबल है उस पर गिराने के लिए कहें। If this not full possible, then the patient has a fixed flexion contracture of that hip. यदि ऐसा पूरी तरह से संभव नहीं है तो मरीज को उस कूल्हे में फिक्स फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है। फिक्स फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है। एक्सटेंशन दिस इज टेस्टेड बाय आस्किंग द पेशेंट टू ले प्रोन। इसकी जांच मरीज को पेट के बल यानी प्रोन पोजीशन में लिटाकर की जाती है। द pelvis and hip are stabilized with one hand on the pelvis while the other hand flex the knee to relax the hamstring. पेल्विस और कूल्हे को एक हाथ से स्थिर किया जाता है जबकि दूसरे हाथ से हैमस्ट्रिंग को आराम देने के लिए घुटने को
मोड़ते हैं। देन द हिप एक्सटेंशन इज टेस्टेड बाय एक्सटेंडिंग द थाई विच शुड एक्सटेंड टू अराउंड 30 डिग्री। फिर जांघ को सीधा करके हिप एक्सटेंशन की जांच की जाती है जो लगभग 30 डिग्री तक फैली होनी चाहिए। 30 डिग्री तक फैली होती है। abduction this is tested with the patient laying supine and the pelvis stabilized at the iliac crest। इसकी जांच मरीज को पीठ के बल यानी सुपाइन पोजीशन में लिटाकर और इलियक क्रेस्ट यानी कूल्हे की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर पेल्विस को स्थिर करके की जाती है। पेल्विस को स्थिर करके की जाती है। The lower limb is held at the ankle and abducted in one piece normally to around 45 डिग्री। निचले पैर के टखने से पकड़ा जाता है और एक साथ बाहर की ओर अबडक्शन ले जाया जाता है जो सामान्य रूप से लगभग 45 डिग्री तक होता है। 45 डिग्री तक होता है। दिस इज मोर ऑफन लिमिटेड बाय पैथोलॉजी देन एडक्शन। यह अक्सर एडक्शन के बजाय पैथोलॉजी की वजह से सीमित होता है। पैथोलॉजी की बीमारियों से वजह से सीमित होता है। एडक्शन दिस इज टेस्टेड बाय कंटिन्यू above maneuver from full abduction until the limb returns back to the normal position which is normally around 30 डिग्री। इसकी जांच पूरी तरह से अबडक्शन की स्थिति से शुरू करके तब तक की जाती है जब तक कि अंग वापस सामान्य स्थिति में ना आ जाए जो आमतौर पर लगभग 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री तक होता है। ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। Internal external rotation these are tested in two ways with the hips flexed and extended। इसकी जांच दो तरह से होती है, कूल्हे को मोड़कर और सीधा रख के। In the first approach with the patient laying supine both limbs are held just above the malleoli and rotated to examine the angle at which the patella faces। पहले तरीके में मरीज को पीठ के बल लिटाकर दोनों पैरों को टखनों के ठीक ऊपर से पकड़ा जाता है और घुमाया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि घुटने की चक्की किस कोण पर है यानी पटेला किस कोण पर है। द नॉर्मल एंगल ऑफ internal rotation is 30 degree while the normal angle of external rotation is 45 degree। ये इंटरनल रोटेशन का सामान्य कोण 30 डिग्री होता है जबकि एक्सटर्नल रोटेशन का सामान्य कोण 45 डिग्री होता है। In the other approach, keeping the patient supine, let his legs hang down from his flexed knee। दूसरे तरीके में मरीज को पीठ के बल लिटाकर उसके पैरों को मुड़े हुए घुटने से नीचे लटकने दिया जाता है। तो दूसरा तरीका है तो क्या करते हैं, मरीज को पीठ के बल लिटाकर उसके पैर के घुटने को मोड़ते हुए
लटकने देते हैं, नीचे लटकते हैं। इन दिस पोजिशन द टिबिया इज द पेंडुलम विच मेजर्स द एंगल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। इस स्थिति में टिबिया एक पेंडुलम की तरह काम करती है, जो कूल्हे के जोड़ पर इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के कोण को बनाती है, मापती है। एट अनदर मेथड टू टेस्ट दिस मूवमेंट विद द पेशेंट सुपाइन एंड द नी एक्सटेंडेड इज टू ऑब्जर्व द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ both big toe, which can be used as a marker for this angle। इन गतिविधियों की जांच करने का एक और तरीका यह है कि मरीज को पीठ केवल लिटाकर और घुटने को सीधा रखकर दोनों पैर के अंगूठे की ऊपर की ओर दिशा को देखा जाए। इसका इस्तेमाल इन कोणों के लिए एक मार्कर के रूप में किया जाता है या किया जा सकता है। दिस आल्सो टेक इनटू अकाउंट द नॉर्मल एंगल ऑफ anteversion at the neck of the femur when the patient is laying flat। इसमें फीमर की गर्दन पर एंटीवर्जन के सामान्य कोण को भी ध्यान में रखा जाता है। दिस आल्सो टेक इनटू अकाउंट द नॉर्मल एंगल ऑफ एट्रीवेशन। ओके, ये हो गया है। तो इसमें फीमर की गर्दन पर एंटीवर्जन यानी एंटीवर्जन के सामान्य कोण को भी ध्यान में रखा जाता है जब मरीज सीधा लेटा हो। एनी डिक्रीज इन द एंगल ऑफ इंटरनल रोटेशन मे लीड वन टू सस्पेक्ट स्लिप्ड अपर femoral epiphysis in the growing child। इंटरनल रोटेशन के कोण में कोई भी कमी बढ़ने की उम्र वाले बच्चे में स्लिप्ड अपर फीमोरल एपिफिसिस का संकेत हो सकती है। इन एन एडल्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस में कॉज लिमिटेशन to this movement, though internal rotation is more frequently limited in that condition। वयस्क में ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण इन गतिविधियों में रुकावट आ सकती है, हालांकि उस स्थिति में अक्सर इंटरनल रोटेशन ही ज़्यादा सीमित होता है। इंटरनल रोटेशन ज़्यादा सीमित होता है, ठीक है। तो वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण इन गतिविधियों में रुकावट आ सकती है, हालांकि उन स्थिति में एक्सटर्नल रोटेशन ही ज़्यादा सीमित होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन ऑफ हिप एंड पेल्विस, उसका रेंज ऑफ एक्शन, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ नी, एग्जामिनेशन ऑफ द नी, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, यानी घुटने की जांच। एग्जामिनेशन ऑफ द नी। द नी इज द लार्जेस्ट modified hinge joint in the body, which provides the greatest range of movement in flexion of the joint। घुटना शरीर का सबसे बड़ा मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है, जो जोड़ को मोड़ने पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट की रेंज देता है। यानी जो हमारा घुटना है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाला मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है।
ठीक है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन निरीक्षण। इंस्पेक्ट द पेशेंट, गेट विल आस्किंग हिम टू undress टू एक्सपोज द नी जॉइंट। मरीज के घुटने के जोड़ों को देखने के लिए उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, उतरवाएं और साथ ही उनके चलने के तरीके को देखें। यानी पैंट पहनी होगी या लोअर जो भी पहना हो तो उसको हटाया जाता है, उसको रिमूव करा के फिर उसको चलने के लिए बोलते हैं, वो चलता है, तब उसकी जांच हो पाती है, अच्छे से निरीक्षण कर पाते हैं। एग्जामिन द पेशेंट स्टैंडिंग अप व्हेन द नॉर्मल नी हैज़ अ स्लाइट डिग्री ऑफ वेलगस इन द लेग विद रिस्पेक्टेड टू द फीमर। मरीज के खड़े होने पर जांच करें। सामान्य घुटने में फीमर जांघ की हड्डी के मुकाबले में थोड़ा सा वाल्गस एंगल होता है। थोड़ा सा मतलब खड़े होने पे सामान्य तौर पर थोड़ा सा वाल्गस एंगल होता है। एन इंक्रीज इन दिस एंगल इज कॉल्ड जेनु वेलगम and it result in both the knees touching one another to produce a knock knee। इस एंगल के बढ़ने को जेनु वाल्गस कहते हैं, जिसे दोनों घुटने आपस में छूने लगते हैं, नॉक नी की स्थिति बनती है। तो इस एंगल के बढ़ने को क्या कहते हैं? जेनु वाल्गस, और जिससे दोनों घुटने आपस में छूने लगते हैं, नॉक नी की स्थिति कहा जाता है। नॉक नी की स्थिति यानी आपस में टच हो रहे हैं, छू रहे हैं, नॉक कर रहे हैं। ऑब्लिटरेशन ऑफ द नॉर्मल बल्गस एंकल रिजल्ट्स इन अ जेनु वेरम कॉल्ड बोलेक्स। सामान्य बाल्गस एंगल के ख़त्म होने से जेनुवारम होता है, जिसे बोलेक्स भी कहते हैं। कौन सा? बोलेक्स। When see sideways the knee joint is extended, which can be exaggerated, and this may be bilateral as in females due to hyperlaxity of ligaments resulting in a genuine recurvatum। साइड से देखने पर घुटना सीधा दिखता है। यह स्थिति बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और दोनों तरफ यानी बाइलेटरल हो सकती है। जैसे महिलाओं में लिगामेंट्स के बहुत ज़्यादा ढीले होने के कारण जेनु रिक्वेटम हो जाता है। जेनु रिक्वेटम हो जाता है महिलाओं में, यदि पैर जो है लिगामेंट्स के बहुत ज़्यादा ढीले होने के कारण जेनु रिक्वेटम हो जाता है। इंस्पेक्ट द क्वाड्रिसेप्स मसल जस्ट अबव द नी जॉइंट। घुटने के जोड़ के ठीक ऊपर क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों की जांच करें। दिस में बी डिक्रीज इन साइज आर एट्रोफिड फॉलोइंग नी सर्जरी। घुटने के जोड़ के ठीक ऊपर क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों की जांच करें। दिस में भी डिक्रीज इन साइज ऑफ एट्रोफिड फॉलोइंग नी सर्जरी, यानी घुटने की सर्जरी के बाद इनका आकार कम हो सकता है या ये सिकुड़ यानी एट्रोफिड हो सकती है, सिकुड़ सकती है। इंट्रा आर्टिकुलर हेमोरेज एंड साइनोवाइटिस विद साइनोवियल थिकिंग may be seen as a generalized swelling which obliterates the normal
काउंटर ऑफ द नी जॉइंट। तो जोड़ के अंदर ब्लीडिंग और साइनोवियल झिल्ली के मोटे होने के कारण आम सूजन दिख सकती है, जिससे घुटने के जोड़ का जो आकार है वो सामान्य यानी छिप जाता है। उसका सामान्य यानी वो स्वेलिंग आ गई तो उसका सामान्य आकार जो है वो छिप जाएगा। Above all, look for any localized swelling around the knee। सबसे ज़रूरी बात, घुटने के आसपास किसी खास जगह पर सूजन देखें। Dorsal swelling is commonly seen in front of the patella and is known as a prepatellar bursitis, or it may be seen inferiorly over the tibial tubercle, which is known as an intrapatellar bursitis। पटेला घुटने की चक्की के सामने अक्सर वर्षा में सूजन दिखती है, जिसे प्री पटेलर बर्साइटिस कहते हैं, या यह टिबियल ट्यूबरकल के नीचे दिख सकती है, जिसे इंफ्रा पटेलर बर्साइटिस भी कहते हैं। इंफ्रा पटेलर बर्साइटिस। Occasionally, a localized swelling may be seen in the popliteal fossa, such as a Baker's cyst, or it may be localized just over the medial aspect of the tibial tubercle, which is known as a pes एंसिरनस वर्षा। कभी कभी घुटने के पीछे के गड्ढे यानी पॉप्लिटियल फोसा में सूजन दिख सकती है, जैसे बेकर्स सिस्ट, या यह टिबियल ट्यूबरकल के अंदरूनी हिस्से पर हो सकती है, जिसे पेस एस्रेनिसस वर्षा कहते हैं। पल्पेशन, स्पर्श करके क्या जांच होगी। टटोल कर देखना, स्पर्श करके देखना। द बोनी कंपोनेंट्स ऑफ द नी जॉइंट आर बेस्ट पल्पेटेड विद द नी इज स्लाइट फ्लेक्शन एज दे ऑल डिसअपीयर इन फुल एक्सटेंशन ऑफ द नी। घुटने के जोड़ की हड्डियों को तब सबसे अच्छी तरह टटोलकर महसूस किया जा सकता है जब घुटना थोड़ा मुड़ा हुआ हो, क्योंकि घुटना पूरी तरह सीधा होने पर वे सब छिप जाती हैं। यानी जो घुटने को कैसे अच्छे से देख सकते हैं, जब घुटना मुड़ा हुआ हो तब हड्डियां उभर के बाहर आ जाती हैं, आराम से उनको महसूस करके देख सकते हैं। बट यदि जब खड़े होंगे, पैर सीधा होगा, तब जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, छिप जाती हैं, तब हम उनको अच्छे से नहीं देख सकते हैं। फर्दरमोर द मसल्स, टेंडन्स एंड ligaments are lax in the flexed, non-weight bearing position, thus facilitating examination of the bony landmark and joint margins। इसके अलावा मुड़ी हुई और बिना वजन वाली स्थिति में मांसपेशियां, टेंडन और लिगामेंट ढीले होते हैं। इसके अलावा मुड़ी हुई और बिना वजन वाली स्थिति में मांसपेशियां, टेंडन और लिगामेंट्स ढीले होते हैं, जिससे हड्डियों के खास हिस्से और जोड़ के किनारों की जांच करना आसान हो जाता है। जोड़ के जांच करना आसान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मीडियल एस्पेक्ट। तो यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। फ़िलहाल यहीं तक हम लोगों ने देखा है कैसे खड़े होके बैठ के स्वेलिंग आ जाए,
तो घुटना कैसा होता है, कैसे वो नी कहते हैं, मतलब घुटना मुड़ जाता है, आपस में टच हो जाता है, नॉक करने लगते हैं घुटने। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में फिर से चर्चा करेंगे। ओके।